सर आज बड़ी एक जो सबसे ज्यादा इस वक्त जो खबर चल रही है वो है बांग्लादेश की, शेख हसीना की। उनको जो है उनके यहाँ की अदालत ने मौत की सजा सुना दी है और उसी के साथ जो है भारत से डिमांड किया है कि उनको वापस करें। सर ये क्या हो रहा है, क्या फ्यूचर आपको लग रहा है और क्या ये फैसला सही हुआ है? देखिए फैसला सही हुआ या नहीं मैं तो नहीं कह सकता बिकॉज़ कि मैं उस प्रोसिक्यूटिंग टीम का पार्ट नहीं था। क्या एविडेंसेस हैं, क्या इस तरीके के उनके पास विटनेसेस हैं, आई हैव नो क्लू। बट ये कोई आपको आश्चर्य की बात लग रहा है? पाकिस्तान में होता ही रहा है ये, बांग्लादेश इज़ पाकिस्तान ना, खाली नाम चेंज बिल्कुल। करने से आपकी थॉट प्रोसेस तो नहीं चेंज हो जाती। कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर सर्वाइव नहीं करता। जिस दिन बांग्लादेश बना उसी के 1 साल के अंदर जिसने बांग्लादेश बनवाया उसको मार दिया। उसके बाद से बताओ। पॉलिटिकल परसिक्यूशन वहां भी चल रहा है, तो ये तो पॉलिटिकल परसिक्यूशन है। मतलब अवामी लीग की सरकार जो ये एक समय प्रधानमंत्री थी उनको सीधा सजाए मौत। अरे भाई ठीक है, अगर मान लीजिए कोई करप्शन का केस भी है, अब उसके लिए कोई अगर 4-5 साल की सजा हो जाए तो हम समझ रहे हैं सीधा सजाए मौत, इससे नीचे कोई सजाए मौत। सजा ही ये तो नहीं। शहंशाह और क्यों भैया उनको आलम चल सो रहा है कॉल्ड क्या? ये रॉयट वाले केस में किया ना, जो अभी बांग्लादेश में हुआ था ढाका में। हम्म। तो वो तो अपनी प्रधानमंत्री पद की जो है रोल निभा रही थी, उनको तो वैसे भी इम्यूनिटी होना चाहिए था। तो देखिए ये एक अब इसको मैं कैसे सर 1400 लोगों की जानें भी गई थी सर, ये भी मत भूलिए। अरे भाई तो वो लीडर है, वो उन्होंने जानबूझ के मरवाया क्या? अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को अपने हुँ। हाथ में लोगे तो आपको फिर ऐसे एक्शन लेने पड़ते हैं। आप अगर अगर तख्ता पलट नहीं हुआ बिल्कुल। तो क्या ये जो 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 हुआ बांग्लादेश में क्या वो ऑर्केस्ट्रेटेड नहीं था? आखिर उनको अपनी जो पोजीशन थी वो तो छोड़ना पड़ा ना। अब वो कॉन्स्टिट्यूशनली स्worn इन प्राइम मिनिस्टर थी, उनकी तो ड्यूटी थी कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। तो लॉ एंड ऑर्डर को आप कैसे मेंटेन कीजिएगा? ये तो एक ट्रैप था अमेरिका का, वो उसमें फंस गई। यही ट्रैप तो भारतवर्ष में मोदी जी के अगेंस्ट भी हुआ था, अगर आपको किसान आंदोलन याद है तो। ये सारा डोनाल्ड किसान ट्रम्प ही आंदोलन करवा रहा है। में जो 15 अगस्त के दिन कुछ सो कॉल्ड किसानों ने वो भैया दिल्ली के लाल किले पूरा पे चढ़ एशियन गए थे, रीजन वहां पे उन्होंने झंडा फहरा दिया था और पूरा का उसके पूरा बाद जो है वो बदनाम यही करने हाल की हो रहा कोशिश है। की थी हमारे सिख भाइयों को। तो वो इस तरीके का वो था कि अगर प्रधानमंत्री मोदी उस दिन ऑर्डर देते कि आप शूट एट साइट करो, बिकॉज उन्होंने दे लिटरली टुक दिल्ली बाय स्टॉर्म। उन्होंने दिल्ली में तहस नहस मचा दी थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत कुशल नेतृत्व दिखाया और उसके बाद उन्होंने एक भी पुलिस वाले को गोली चलाने से मना कर दिया था। एक भी हत्या नहीं हुई और उसके 2-3 दिन बाद ये सब मैटर पे जब शांत हुआ तो उन्होंने उसको लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करा। मगर शायद बिल्कुल। इस बात को हसीना जी समझ नहीं पाई एंड शी फेल फॉर अ ट्रैप कि ये पूरा का पूरा एक ऑर्केस्ट्रेटेड लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट की गई, एक ऑर्केस्ट्रेटेड प्रॉब्लम सोसाइटी में क्रिएट की गई। उसके बाद लोगों को लाया गया जमीन पे। अब आप अगर एक पोजीशन पे बैठे हो जिसका काम ही है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, उन्होंने उसको अपने कर्तव्य का, अपने दायित्व का निर्वाह किया। अब उसके लिए उनको आप सजाए मौत दे दो यार, ये तो पागलपन है। बताओ। इस टाइप का कि सजाए मौत दे रहे हैं, बताओ। वो भी आईसीटी से, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल, जो कि उसी ट्राइब्यूनल से दिलवाया। आप ध्यान रखिए ये कोई ट्राइब्यूनल नॉर्मल नहीं है, ये वो ट्राइब्यूनल है जो अवामी लीग ने बनाया था 1971 में। जो बंगला ये जो थे रजाकार्स, जो कि पाकिस्तान की आर्मी के साथ मिलकर के इन्होंने बांग्लादेश के ऊपर देन ईस्ट पाकिस्तान, वहां पे जो इन लोगों ने आतंक का राज मचाया था। फिर जब अवामी लीग आई तो कम से कम मतलब 71, 1081, 1091, मतलब 30, 35, 40 साल बाद उन्होंने पुरानी फाइलें खोली। कई लोग ऐसे थे जो बहुत बुजुर्ग हो रखे थे, कई जो मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता थे वो अपने 80s में थे, मगर शेख हसीना जी ने उनकी फाइलें खुलवाई, उनका क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन किया गया 1971 के जो चार्जेस में, क्योंकि उन लोगों ने जो पाकिस्तान की आर्मी के यही तो साथ दिक्कत मिलकर के थी। हिंदू महिलाओं का रेप करना, हिंदुओं को मारना, मुस्लिम महिलाओं का रेप करना, उनको मारना, ये सब जो किया था उसके लिए उन्होंने क्रिमिनल खुली छूट है अकाउंटेबिलिटी सबको। तय की और उसके बाद क्रिमिनल ट्राइब्यूनल बनाया और उसने उसको उनको सजा दिलाई। उसी ट्राइब्यूनल से इनको सजा दिलवाई गई। तो ये एक सोची समझी साजिश है आरजू जी। और ये अनफॉर्चुनेट है। ये जब तक ये आप देख लीजिए दोनों तरफ से, चाहे ईस्ट पाकिस्तान हो चाहे वेस्ट पाकिस्तान हो, दोनों में ही वो करेंगे। डेमोक्रेसी, देखिए मैं बार बार कहता हूं, डेमोक्रेसी इलेक्शन करवाने से नहीं आता। डेमोक्रेसी एक माइंडसेट है। भारत में हुँ। एक भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या इस तरीके के बड़े पोजीशन पे जो लोग हैं, उनको सजाए मौत पॉलिटिकल क्राइम के लिए नहीं दी गई है। मतलब सजाए मौत तो हुई नहीं है, पॉलिटिकल क्राइम के लिए मौत है। हमारे यहाँ कहा जाता है भाई करप्शन में भेजो, जैसे, लेकिन अब तो करप्शन के लिए भी लोग अंदर नहीं जाते थे, लेकिन अब तो करप्शन के लिए भी कॉन्विक्ट होना शुरू हो चुके हैं। लालू प्रसाद यादव जी हैं, कई ऐसे नेता हैं जिनका की वो गया है, क्या नाम है उसको, कह लीजिए आप, दे हैव लॉस्ट देयर एमपी एंड एमएलए पोजीशन से। कोई आया एक मिनट के लिए, उसको पॉज कर लीजिए प्लीज। जी, तो लेकिन आपके ख्याल से डॉक्टर साहब अब भारत उनको हवाले करेगा? बांग्लादेश जो है वो कह रहा है कि जिनकी कस्टडी अब हमें दे दीजिए, तो क्या वहां पे भेजा जाएगा? अरे अभी तो अपील और ये सब होगा ना, तो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है, अपीलेट लेवल है, सुप्रीम कोर्ट है। अब आई डोंट नो कि उनके आईसीटी का स्टैट्यूटरी स्ट्रक्चर क्या है, बट ये तो पहला कोर्ट है, अब एक ही बार में सब थोड़े हो जाता है। तो अपीलेट जुरिस्डिक्शन अपील चले करने जाओ, का तो टाइम मौका दे है दे ना भैया उनको, वो आई हैं शेख हसीना अपनी के स्वेच्छा पास। से आई हैं।
हमारे यहाँ वो पॉलिटिकल वो हैं, क्या नाम है, रिफ्यूजी है, उनकी और असाइलम भारत है। क्या इतनी आसानी से हम सौंप कैसे दे देगा? दें? हमारे ऊपर तो इंटरनेशनल लॉ में जो है एक कॉन्सेप्ट होता है रिफ्यूजी लॉ में, उसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन रिफुल्मा। डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन रिफुल्मा ये कहता है कि यदि आपने किसी को रिफ्यूज या असाइलम का स्टेटस दे दिया है तो आप उस व्यक्ति को अगर नहीं भी दिया है तो आप उस व्यक्ति को उस देश में नहीं भेज सकते जिस देश में उसको उसकी जान का खतरा हो। तो वी आर बाउंड एंड प्रिंसिपल एंड डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन रिफुल्मा इज प्रीटी मच। लेकिन सर अरेस्ट किया जाता है लोगों को इंटरनेशनली, अगर कोई चला गया हो तब भी एक कानून है जिसके तहत उनको वापस लाया जाता है। वो एक्स्ट्राडिशन होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ये पॉलिटिकल असाइलम सीकर है भाई। आप नॉर्मल फ्यूजिटिव क्रिमिनल ऑफेंडर को और आप जो है एक पॉलिटिकल रिफ्यूजी या असाइलम जो लिया है उसको एक नहीं कर सकती। अगर आपको अभी याद हो तो ब्रिटेन ने रवांडा प्लान किया था। रवांडा प्लान जब उस समय ऋषि सुनक जी थे तो उन्होंने इसीलिए किया था, नॉन रिफॉर्मा के लिए ही, कि जो आपके टेरिटरी में अगर आ गया व्यक्ति और वो अगर क्रिमिनल नहीं है, क्रिमिनल मतलब कि अगर मान लीजिए क्रिमिनल अगर होता है तो फिर उसके दूसरे पूरे मैकेनिज्म होते हैं, मगर अगर उसने रिफ्यूजी स्टेटस क्लेम कर दिया है, परसिक्यूशन एस्टैब्लिश कर दिया है, तो वंस इट इज एस्टैब्लिश्ड कि वो परसिक्यूटेड है, देन यू आर बाउंड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन रिफुल्मा। और आई गेस कि जो हो रहा है और जो हो चुका है इतिहास में शेख हसीना जी की परिवार के साथ, वो तो परसिक्यूशन है। उनके पूरे परिवार को गोली मार दी गई थी भाई, आपको याद होगा, वहां की आर्मी ने गोली मारी थी ना। वो और उनके जो बहन थी या एक भाई था, वो इसलिए बच गए क्योंकि वो दोनों के दोनों लोग बाहर विदेश में थे। अदरवाइज उनके भी पूरे परिवार का, वो जर्मनी में या कहीं पर थे, उनके भी परिवार का समझ लीजिए कि उस दिन विलाश तय था। तो प्रोसिक्यूशन तो उनके साथ हो रखा है। तो सही अब ये कह रहे हैं, बिल्कुल। मैंने कहा ना, बांग्लादेश जो है वो बेकार की बातों में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है कि हम क्रिमिनली प्रोसिक्यूट करेंगे और ये करेंगे। उसका कोई वो सोसाइटी को स्टिच करने की जगह, सोसाइटी को जिसे कह लीजिए यूनाइट करने की जगह, वो और फ्रेगमेंटाइज कर रहे हैं सोसाइटी को। कुछ मिलना है इकोनॉमी नहीं पूरी इससे। तबाह हो चुकी यूनुस है जो है वो बांग्लादेश की। पिछले 1 साल से या 2 साल से वो बैठे हुए हैं, इलेक्शन नहीं हो रहा है। वो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी क्या है वो भगवान जाने, कौन डिसीजन ले रहा है। इकोनॉमी तबाह हो चुकी है उस देश की। सो ऑल इन ऑल बांग्लादेश इज गोइंग टू बी अनदर अटर डिजास्टर। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि भारत के लोगों का जो एक सपना है ना कि हम इस्लामी राज्य बनाएंगे और बड़ा दूध दही की नदियां, ये दूध दही की नदियां बह रही है, इंसाफ हो रहा है। दूध दही की भुट्टो के नहीं। साथ इंसाफ हुआ, इमरान खान के साथ इंसाफ हुआ, नवाज सर अली, दूध और शहद की, सर दूध और दही की नहीं। दूध शहद और केले सबकी नदियां महंगी, मैं नहीं, मैं मिल्क हाँ, नहीं जो भी बनाना शेख साहब करेक्ट के। करती रहती है। और मेरे कहने का मतलब है यही है न्याय आपका। तो डिजास्टर केस बाबा। तो दोस्तों, ये थी आरजू काज़मी की डिबेट, जिसमें डिस्कशन था एक तरीके से, जिसमें बात कर रहे थे कि जो शेख हसीना जी को जो फांसी की सज़ा सुनाई गई है बांग्लादेश के कोर्ट से, वो बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनली है। मतलब कि ऐसे कैसे सज़ा सुना सकते हैं? मतलब कि यार थोड़ा सा तो तुम सोचो कि ये, मतलब वो प्रधानमंत्री रही है, और ये जो 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 1400 लोगों की मौत की बात करी जा रही है, वो क्या हसीना ने मरवा दिया एकदम से ही? ऐसे कर, मतलब ऑर्डर दे दिया शूट एंड साइड का? ऐसा थोड़ी हुआ है। वो बाहर निकले हैं भैया, वो जो भीड़ भड़की है वो उससे हुआ है। ये थोड़ी उसने गोलियां चलवा दी और उसके बाद आप फांसी की सज़ा सुना रहे हो, ऐसा नहीं होता। वैसे सज़ा सुनाई जा सकती थी, 4-5 साल की सज़ा दी जा सकती थी अगर देनी ही थी तो। लेकिन ये थोड़ी है कि तुम बिल्कुल ही फांसी की सज़ा सुना दो। ये कोई मुगल को टाइम थोड़ी चल रहा है कि शहंशाह आलम ने फैसला सुना दिया तो उसकी तामीर होगी, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन जो भारत की जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उसकी तरफ से एक बयान भी आया है, जिसमें कहा गया है कि भारत ये जो बांग्लादेश में जो सिचुएशन हो रही है, जो फैसला आया है शेख हसीना पे, उस पर मॉनिटर कर रहा है भारत, और देख रहा है कि क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है। और देखो, भारत सौंपेगा तो नहीं, शेख हसीना को सौंपने तो वाला नहीं है भारत, इतनी आसानी से तो नहीं सौंपेगा। क्योंकि शेख हसीना के पास भी अपील का हक है कि वो अपील कर सकती हैं कि एकदम से ऐसे कैसे फांसी दे सकते हैं। और बाकी भारत इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। बाकी पाकिस्तान, इसमें पाकिस्तान की भी हाथ है, पाकिस्तान का भी हाथ है। जो भुट्टो के साथ हुआ था ना पहले, वैसे ही सोच रहा है पाकिस्तान कि हसीना के साथ भी, और पाकिस्तान और बांग्लादेश फिर से वापस से एक हो जाए, उनका माइंडसेट फिर से एक हो जाए। बांग्लादेश, पता ही है, जब तक शेख हसीना थी तो तब तक मतलब ठीक था, वहाँ पे हिंदुओं पे जुल्म भी नहीं हो रहा था, और बाकी इकनॉमी भी ठीक चल रही थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। तो पाकिस्तान तो बहुत खुश है कि वैसे ही हो जाए जैसे भुट्टो के साथ हुआ था। लेकिन भारत इतनी आसानी से नहीं होने देगा, क्योंकि भारत को ये फंसाने की चाल है। भारत अगर इस बार झुक गया बांग्लादेश के सामने, तो बार बार झुकना पड़ सकता है। इसलिए भारत को बहुत सोच समझ के कदम उठाना होगा, क्योंकि ये जो बांग्लादेश है ना, ये सोच रहे कि हम भारत को झुका देंगे। भारत को अब कभी कैसे कैसे बयान आ रहे हैं, देखो चिकन नेक तोड़ने की बात कर रही है। जो इंडिया का जो ईस्टर्न रीजन है, वहाँ पे चिकन नेक होती है, जो उसको तोड़ने की बात हो रही है।
कि उसको तोड़ देंगे, इनकी औकात है बांग्लादेशियों की वो कि चिकन नेक तोड़ दें। ये बात तो चाइना भी नहीं बोल सकता भारत को चिकन नेक तोड़ने की, तो बांग्लादेश की औकात ही क्या है, पाकिस्तान भी नहीं कर सकता। तो बांग्लादेश मतलब कि समझ नहीं आता कि किसके इन्फ्लुएंस में कर रहा है। ये तो पता है कि हमें किसका इन्फ्लुएंस है, डोनाल्ड ट्रंप का इन्फ्लुएंस है, वो ही करवा रहा है। उसको अड्डे चाहिए फौज के दूर दूर देशों में कि वो काउंटर कर सके चाइना को और रशिया को। इंडिया तो देगा नहीं। बाकी फिर वो अनस्टेबिलिटी फैला रहा है पूरे एशियन रीजन में। श्रीलंका में जो हुआ, अफ़गानिस्तान में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, नेपाल में हुआ, अब ये बांग्लादेश में हुआ। ठीक है, बांग्लादेश में तो और भी पहले हो गया था, लेकिन अब जो उसके नतीजे हैं और भी ज़्यादा हो रहे हैं। पूरी दुनिया को ही झेलना पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप मतलब कभी सुबह उठ के ब्रेकफास्ट खाता है तो कुछ कुछ बात करता है, लंच कर रहा होता है तो कुछ और बात कर रहा होता है, और डिनर कर रहा होता है तो इससे पता ही नहीं होता कि मैंने पूरे दिन में क्या बोला है। तो अमेरिका में ऐसा प्रेसिडेंट आ रखा है ना, जो कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरे की बात है। पता नहीं कब क्या कर बैठे। कभी पाकिस्तान को सपोर्ट करता है तो कभी इंडिया के साथ में कहता है कि इंडिया इज़ माई ग्रेट फ्रेंड। अब फ्रेंडों के साथ ऐसे करते हैं क्या? समझ नहीं आता भाई साहब। इतना इतना टैरिफ लगा दिया है इसने, हैं चाइना पे इतना सारा लगा दिया। अब चाइना ने तो काउंटर कर दिया और हमने भी काउंटर कर दिया। तुम लगाओगे तो हमने भी 200% लगा दिया। ठीक है, लेकिन जो समझने की बात है कि और भी देशों को सोचना चाहिए कि अमेरिका के चंगुल में नहीं फंसना चाहिए, जैसे भारत नहीं फंसता ना। कितने सारे सेंक्शंस लगाए थे अमेरिका ने भारत पर कि देखो अब हम 200% ये लगा रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं। अब उसके बाद आपको रशियन तेल भी नहीं मंगवाना है रशिया से, भारत को सस्ता पड़ रहा है। भारत ने तो नहीं माना, भारत तो ले रहा है। लेकिन जो वेस्ट खरीद रहा है रशिया से ऑयल, कच्चा तेल, उस पर कभी बात नहीं करता डोनाल्ड ट्रंप। उस पर बात नहीं होगी क्योंकि भैया वो वेस्ट खरीद रहा है ना, यहाँ भारत खरीद रहा है। तो फिर ये दोगला, सबसे बड़ा दोगला तो डोनाल्ड ट्रंप ही है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।